अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 7 है, उसका एक टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम क्रैकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रीफॉर्मिंग। तो रीफॉर्मिंग की तरफ से जाने से पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। चलें यार, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीफॉर्मिंग का टॉपिक हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग क्वेश्चन है रीफॉर्मिंग। यार अब ये फोकस कर देना इस पे ज़रा। रीफॉर्मिंग का टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रीफॉर्मिंग। और जिस तरतीब से जैसे बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने वैसे ही लिख देना। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मेन थीम दे देता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल सा है, हाँ इजी है, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये आ जाता होता है पेपर में। अच्छा यार देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसकी डेफिनेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। अब इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। आमतौर पे इससे पहले हम पढ़ते हैं क्रैकिंग, फिर उसके बाद पढ़ते हैं रीफॉर्मिंग। होता यह है कि क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन और रीफॉर्मिंग का दोबारा बन जाना। ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे का ही प्रोसेस होता है। ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी इस तरह से बनती है कि हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्रांच्ड वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। रिफॉर्मिंग जो करवाते हैं हम बेसिकली गैसोलीन की करवाते हैं, पेट्रोल की करवाते हैं। होता क्या है कि जो पेट्रोल होता है उसमें 6 कार्बन वाली चेन होती है, 7 कार्बन वाली चेन होती हैं, 8 कार्बन वाली चेन्स होती हैं। हम क्या करते हैं, वो चेन सीधी लाइन में होती हैं, उनको हम ब्रांच्ड वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं, हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं द प्रोसेस in which the straight chain hydrocarbons, हम जो straight chain hydrocarbons होते हैं, hydrocarbons are converted to the branched ones। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग। जहां पर भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आए गैसोलीन में, उनको हम ब्रांच वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम रीफॉर्मिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि हम ऐसा करते क्यों हैं, इसका भी मैं आपको आंसर देता हूं, लेकिन हम पहले इसके एक एग्जांपल पढ़ लें। हम बात करते हैं गैसोलीन की, तो उसमें मैंने बताया 6 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, 7 वाले होते हैं और 8 वाले होते हैं। 6 वाले जो होते हैं इतने कम होते हैं कि आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 7 और 8 वाले जो होते हैं वो ज़्यादा कंटेंट पे होते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें हेप्टेन को इग्नोर करते हैं। पेट्रोल के लिए या गैसोलीन के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली वर्ड यूज़ किया जाता है वो ऑक्टेन होता है, 8 कार्बन वाला कंपाउंड। अगर 8 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसके अंदर 8 के 8 कार्बन बिल्कुल सीधी लाइन में जुड़ी हैं, उसको एन ऑक्टेन बोलेंगे। तो वो देख लें, CH3 CH2, इसके 6 पार्टिकल्स होंगे तो CH3, इसका नाम होगा N ऑक्टेन। इसको हम N ऑक्टेन बोलेंगे, नॉर्मल ऑक्टेन। N स्टैंड फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। मतलब यह है कि CH2 के 6 मॉलिक्यूल्स और साइडों पे CH3 6 और 2 मिलके टोटल 8 कार्बन हो जाती हैं। इसका नाम होगा N ऑक्टेन। दिस इज कॉल्ड N ऑक्टेन। अच्छा, अब इसको हम हीट करते हैं। हीट करके हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आइसोक्टेन में। CH3 आइसोक्टेन का ये स्ट्रक्चर होगा। ये आइसोक्टेन का स्ट्रक्चर है। दिस इज आइसोऑक्टेन। अब इसका यूपैक नेम भी होता है। अब यूपैक नेम क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं बायो में कि ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम्स रखते हैं, उसी तरह से केमिकल कंपाउंड्स का साइंटिफिक नेम रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको यूपैक सिस्टम कहते हैं, IUPAC सिस्टम। चैप्टर 8 के वेरी स्टार्ट पे आपने IUPAC सिस्टम पढ़ना है
और वो 5 या 6 लेक्चर्स में जाके कंप्लीट होगा। तो इतना लंबा जो है वो आर्टिकल मैं आपको अब यहाँ पर नहीं बता सकता, तो मैं इसका यूपैक नेम लिख देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप वहां जाके पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इसको आप रट्टा लगा लेंगे। मैं नाम लिख देता हूँ इसका, IUPAC नेम जो बनेगा वो बनेगा 2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अब ये नाम कैसे बना ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इनफैक्ट हम क्वेश्चन था हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड वंस में कन्वर्ट करते क्यों हैं, ये क्वेश्चन था। इसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के लिए। ऑक्टेन नंबर कैसे, इसका ऑक्टेन नंबर मैं ये भी बताता हूं कि ऑक्टेन नंबर होता क्या है, मैं भी आपको बताता हूं। ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के लिए इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो रखा जाता है 0। इसका ऑक्टेन नंबर लिया जाता है 100। मतलब हम ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करवाते हैं और ऑक्टेन नंबर सिर्फ पेट्रोल या गैसोलीन का देखा जाता है। अच्छा यार, अब बात आ जाती है ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर बेसिकली परसेंटेज है। मैं इसकी डेफिनेशन भी यहां लिख देता हूं। ऑक्टेन नंबर, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, बुक में नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप नोट कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। ऑक्टेन नंबर, ये डेफिनेशन आपने इधर से नोट कर लेनी है, पेपर में आ जाती है लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट नाम लिखा गया ऑक्टेन नंबर। अच्छा देखें, इसको डिफाइन करते हैं हम, कहते हैं द रेशो। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर मैं आगे उसकी डिटेल बताऊंगा तो समझ आ जाएगी। ऑक्टेन नंबर है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो बाय परसेंटेज between isooctane and N-heptane in a sample of gasoline। यार यहां पर ना स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। लेट मी राइट फर्स्ट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट्स अक्सर एक मिस्टेक करते हैं। मैंने लिखा रेशो है बिटवीन आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन। स्टूडेंट्स यहां आइसोक्टेन एंड एन ऑक्टेन लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, मैंने बताया गैसोलीन के अंदर C7 वाली चेन होती है, C6 वाली, 7 वाली और 8 वाली चेन होती है। 3 स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब इसमें C6 का कंटेंट इतना थोड़ा होता है कि हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, बाकी रह जाते हैं C7 और C8। मैंने बताया कि गैसोलीन की प्योर क्वालिटी देखने के लिए हम C8 पे फोकस करते हैं। हम जब इसको हीट करते हैं, दोनों को हीट करते हैं, C7 स्ट्रेट चेन ही रहता है, स्ट्रेट चेन रहता है जिसको हम एन हेप्टेन बोलते हैं, एन हेप्टेन। लेकिन यार जब हम C8 को हीट करते हैं ना, ये पहले होता है एन ऑक्टेन, इस फॉर्म में ये होता है एन ऑक्टेन, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा ये वाला एन ऑक्टेन वाला। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो रहता तो C8 है, टोटल 8 कार्बन ही होती हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं और इसको हम अब आइसो ऑक्टेन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात की समझ आ गई ना। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, फिर फाइनली रीफॉर्मिंग के बाद जो गैसोलीन के सैंपल के अंदर रेशो आ रही है वो किन 2 चीजों की आ रही है, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन की, क्योंकि एन ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ऑक्टेन नंबर से हमें कैसे पता चलता है
कि जी अब जो मतलब ऑक्टेन नंबर को हम क्यों देखते हैं, इसकी अहमियत क्या है, अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि रिफॉर्मिंग करवाते क्यों हैं। अब वो भी बात सुन लें, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो बेटर क्वालिटी फ्यूल्स नहीं होते। जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेटर क्वालिटी फ्यूल्स होते हैं। वजह क्या है, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो स्मूथली बर्न नहीं करते इंजन के अंदर, और जो ब्रांच्ड चेन होते हैं वो स्मूथली बर्न करते हैं इंजन के अंदर। अनबर्नट पोर्शन उनका नहीं बचता। मैं आपको इनका और डिफरेंस बता देता हूँ। आप आजकल तो बात आम हो गई हुई है, आप पेट्रोल पंप्स पे जाएं, आज से कुछ 2 साल पीछे चले जाएं, लोगों को नहीं पता था। आप पेट्रोल पंप पे चले जाएं, पेट्रोल पंप पे जाके आप जनाब वहाँ देखेंगे 2 ग्रेड्स होते हैं, एक लो ऑक्टेन होता है, एक हाई ऑक्टेन होता है। जो लो ऑक्टेन होता है वो सस्ता है, खैर सस्ता तो वो भी नहीं है पाकिस्तान में, वो भी काफ़ी महंगा हो गया हुआ, 228 रुपये। उम्मीद तो है ये 15 तारीख को ऐलान करना है गवर्नमेंट ने कि फ्यूल प्राइसेस आर डाउन, अल्लाह करे हो ही जाए। नहीं कम होनी है, नहीं डिक्रीज़ होनी है। अच्छा तो अब पता कि 15 तारीख को इंशाल्लाह डिक्रीज़ होनी है, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। नहीं सियासत नहीं, ये तो हमारे घरेलू मसले हैं बेचारों के। अच्छा खैर, तो अल्लाह करे कि पेट्रोल सस्ता ही हो जाए, लेकिन चलें दूसरे की निस्बत तो सस्ता ही है। 2 ग्रेड हमने देखे यहाँ पे, एक लो ऑक्टेन और एक हाई ऑक्टेन। तो जो लो ऑक्टेन होता है ना वो लो क्वालिटी का होता है, उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, जबकि जो हाई ऑक्टेन होता है वो बेटर क्वालिटी फ्यूल होता है, उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव्ड होता है। और इस ऑक्टेन नंबर की बेस पे इसके 5 ग्रेड आते हैं, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो एंड यूरो 5। हम आई थिंक अभी तक यूरो 2 पे हैं, हम अभी तक यूरो 5 पे नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रेड हैं, एक लो ऑक्टेन वाला और एक हाई ऑक्टेन वाला। तो इसमें ये होता है कि इसका फायदा क्या होता है, जो लो ऑक्टेन फ्यूल होता है ना, वो जब इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर बर्न करता है। अब इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है, आमतौर पे मोटरसाइकिल और गाड़ियों के इंजन को हम इंटरनल कंबस्शन इंजन ही कहते हैं, इवन जनरेटर के इंजन को भी हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। उसकी वजह क्या है, कंबस्शन होता है बर्निंग, इंटरनल कंबस्शन उसके अंदर बर्निंग होती है, इसलिए हम उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। अच्छा यार, जब उसके इंजन के अंदर बर्निंग होती है ना, अगर लो क्वालिटी फ्यूल हम यूज़ करें तो लो क्वालिटी फ्यूल यूज़ करने से प्रॉब्लम ये आती है कि वो पूरी तरह से बर्न नहीं करता। एज ए रिजल्ट उसके अनबर्न्ड कार्बन्स जो होती है इंजन की इंटरनल लाइनिंग में जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर होगी बात। उसकी वजह से होता क्या है कि इंजन के अंदर से शार्प मेटेलिक साउंड आना शुरू हो जाती है, जैसे हम नोक कर रहे होते हैं, लाइक टक टक की आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। दैट मेटेलिक साउंड इज कॉल्ड नोकिंग, बुक में लिखा हुआ है। तो मेटेलिक साउंड जो बनती है इससे, उसको हम नोकिंग का नाम देते हैं। अब भाईजान फिर क्या होता है, जो हाई क्वालिटी फ्यूल यूज़ करते हैं ना हम, हाई क्वालिटी फ्यूल का होता है कि वो पूरी तरह से बर्न कर जाता है इंजन के अंदर, और अनबर्न्ड कार्बन इंजन की इंटरनल लाइनिंग पे जमती नहीं है, जिसकी वजह से इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो मैं तो यही करता हूँ कि अगर 1000 का पेट्रोल डलवाता हूँ तो ऑलमोस्ट 700 का जो होता है मैं लो ऑक्टेन डलवा लेता हूँ, 300 का हाई ऑक्टेन डलवा लेता हूँ। मतलब 70-30 की रेशो के साथ मैं चलाता हूँ इसको, गाड़ी में भी और बाइक में भी, ताकि जो इंजन है उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो प्रिजर्व्ड रहे। अच्छा भाईजान, अब फिर उसके आगे क्या होता है, आपको रिफॉर्मिंग का भी पता चल गया, आपको ऑक्टेन नंबर का भी पता चल गया। अब होता क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है रिफॉर्मिंग का, आपने डेफिनेशन लिखनी, साथ में ये इक्वेशन लिखनी है आपने, साथ में ऑक्टेन नंबर 0 और ऑक्टेन नंबर 100 मेंशन करना है, नहीं तो नंबर कटेगा। यहाँ तक आपने पूरा लिखना है। लेकिन अगर आपको ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, आपने डेफिनेशन ये वाली लिख के आपने फिर से ये इक्वेशन लिखनी है और इसका ये चीज़ें दोबारा लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग आता है तो आपने दोनों में इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर इक्वेशन आपने एक दफ़ा ही लिखनी है। लेकिन इक्वेशन के फौरी बाद आपने ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन ऐड कर लें, बुक में नहीं है, ऐड करके फिर बुक से ऑनवर्ड लिखें। हाँ तो ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट वही बन जाती है। अच्छा यार अब देखें, इससे आगे फिर ऑक्टेन नंबर भी पढ़ लिया हमने। अब आगे है कि क्या हम इस नोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, जो इंजन में शार्प मेटेलिक साउंड आती है। मैंने अभी आपको बताया नोकिंग क्या होती है, देख लें जी। नोकिंग, जफीर मियाँ इधर फोकस करना जरा। नोकिंग, शार्प मेटेलिक साउंड, द शार्प metallic sound
sound produced within the internal combustion engine due to the burning of low quality fuel. फ्यूल्स, ये नॉकिंग की डेफिनेशन है। हम इस नॉकिंग को अवॉइड कैसे करते हैं, ये है बुक में, लिखना चाहें तो लिख लें। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन नॉकिंग। क्वेश्चन क्या आएगा जी, डिफाइन नॉकिंग। नॉकिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एंड हाउ इज इट अवॉइडेड। नॉकिंग को हम होने से कैसे बचा सकते हैं। तो डेफिनेशन तो मैंने लिख ली, ये अवॉइड कैसे की जाती है, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करके। हम यहां लिख देते हैं कि नॉकिंग इज अवॉइडेड, बचा कैसे जा सकता है इससे, बाय यूजिंग एंटी नॉकिंग। एंटी नॉक लिखा है बुक में, एंटी नॉकिंग भी हो सकता है, एंटी नॉक एजेंट्स भी हो सकता है, लाइक टेट्रा इथाइल लेड, इसको TEL बोलते हैं, टेल, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। और टेट्रा इथाइल लेड का जो फॉर्मूला बनेगा C2H5, ये इथाइल होता है, 4 आइस, ये टेट्रा इथाइल हो गया, साथ में PB। अब ना मैं आपको बता देता हूं, आपने ना अक्सर अगर आप जाते हैं किसी पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर आपने ना लिखा पढ़ा होता है लेडेड गैसोलीन, अनलेडेड गैसोलीन। कभी नोट करिएगा पेट्रोल पंप्स पे ना लेडेड गैसोलीन एंड अनलेडेड गैसोलीन लिखा होता है। जो लेडेड गैसोलीन होता है उसके अंदर हमने एंटी नॉक एजेंट यूज किए होते हैं, टेट्राइथाइल लेड, टेट्रामिथाइल लेड भी होता है, लेकिन वहां हमारी बुक्स में उसका नाम नहीं है। तो आपने टेट्राइथाइल लेड को ही प्रेफर करना है अगर पेपर में आ जाता है तो। MCQ आता है इसमें से, हाँ जी, TEL ही लिखा होता है, पूरा नाम नहीं लिखा होता। अच्छा, जो अनलेडेड गैसोलीन होता है इसका मतलब है उसके अंदर ये टेट्राइथाइल लेड नहीं डाला गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसका ना यूज भी अवॉइड किया जाता है, टेट्राइथाइल लेड का यूज अवॉइड किया जाता है बिकॉज ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉसिबल है यार, मेरी रिसर्च तो नहीं है भाई इसमें। इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। जब इंटरनल कंबस्शन इंजन में बर्निंग होती है तो ये लेड के जो पिगमेंट्स होते हैं, लेड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो एग्जॉस्ट पाइप यानी कि सिलेंसर के जरिए बाहर आते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में आते हैं। हम फिर उसी रास्तों में चलते फिरते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हमारे रेस्पिरेशन में भी जाते हैं, तो दे मे काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट की जितनी भी बीमारियां, खांसी वगैरह व्हाटएवर। तो उसके अलावा जो है गाड़ी हीट अप होने के तो और रीजंस भी हैं कि आप रेडिएटर का पानी आपका नहीं हो रहा, तो पेट्रोल से नहीं होती, उसमें तो सिर्फ कंबस्शन होनी होती है। उसके अलावा आपकी स्किन का प्रॉब्लम बन सकता है, स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर इफेक्ट्स देखना हो तो मतलब हेयर लॉस इसका हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, मतलब these kind of problems might be faced as a result of the disadvantages of lead in the atmosphere। तो हम जो है ना इसका यूज अवॉइड करते हैं। लेकिन ये मेन बातें हैं जो हमने रिफॉर्मिंग में पढ़नी है, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रैकिंग का जो टॉपिक पढ़ा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी भाई आपका पता है मुझे, इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, सिंपली हमने आइसोक्टेन की परसेंटेज बढ़ानी है तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है,
ठीक है ना। तो वो ये बेसिकली रिफॉर्मिंग से ही हम करते हैं ना, तो कि हम हीट करते हैं और जो स्ट्रेट चेन जो आइसोमर्स होते हैं वो ब्रांच ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यार अब इसका पता क्या करना आपने, जैसे बुक में लिखा हुआ सारा आपने एज इट इज लिखना है। मैं आपको ये बुक से बता नहीं रहा, अब चाहें तो हेडिंग्स बना सकते हैं, डेफिनेशन की बना लें, फिर इक्वेशन लिखें, इक्वेशन के बिल्कुल नीचे आप ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन पहले लिखें, बाद में उसकी हेडिंग भी दे दें ना, ऑक्टेन नंबर की हेडिंग दे, चाहे तो आप उसके बाद नॉकिंग की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद एंटी नॉकिंग, ये इसका प्रॉपर ऑर्डर होगा। उसने नॉकिंग दूसरी लाइन में लिख दिया डेफिनेशन, आप क्या करेंगे, पहले रिफॉर्मिंग को डिफाइन करें, फिर उसकी इक्वेशन लिखें, उसके बाद आप इसका ऑक्टेन नंबर की हेडिंग दें, ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन लिखें, उसके नीचे आपको अगेन इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि द इक्वेशन इज गिवन इन द अबव डाटा या अबव पैराग्राफ। उसके बाद आप आ जाएं नॉकिंग की तरफ, आप नॉकिंग की डेफिनेशन लिखें, फिर आप बताएं कि नॉकिंग को अवॉइड कैसे करते हैं, एंटी नॉक एजेंट्स के बारे में बताएं, टेट्राइथाइल लेड के बारे में बताएं, देन फाइनली आप बताएं कि नॉकिंग जो टेट्राइथाइल लेड है इसका यूज अवॉइड क्यों किया जाता है, हम क्यों नहीं यूज करते, हम मतलब रिफॉर्मिंग ही क्यों करवाते हैं, हम टेट्राइथाइल लेड यूज करके तो इतने बड़े प्रोसेस से जान कैसे छुड़ा सकते हैं, लेकिन वह एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज की तरफ से बड़ी मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ेगा। तो भाईजान अब ऐसा है कि हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं, इससे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।